को आंसर करते हुए जाइए हमको फटाफट। पहला का क्या आंसर आपके मन में आ रहा है? क्वेश्चन रीड जरूर कीजिएगा, जहां पे आंसर करना है कोई दिक्कत नहीं, पर यू नीड टू रीड। बताइए। हाँ जी बोलिए, कोई एक आदमी पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? Which of the following are not an appropriate basis for measuring the cost of? Not an appropriate for measuring? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी भाई बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। ये परचेस परचेस प्राइस प्राइस राइट कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन, ये तो आना चाहिए कॉस्ट में, एसेट कॉस्ट में। आपका आंसर बताते ये जाइए। जी, एक से प्रोसीड ऑब्टेन। पहला का आंसर क्या होगा? सी है मेरा इसमें। पहला का आंसर सी है। जी, द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट टू इक्विपमेंट incurred आफ्टर its execution should be added to the asset cost if they increase। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट एन जी अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी पीपीएनई। ठीक है, जो इसमें से नहीं है। तो पहला वाला जो जी क्वेश्चन है वो बोल रहा है, पहला वाला आंसर है द परचेज प्राइस फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एसेट शुड बी इंक्लूडेड इन द एसेट। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला बोल रहा है नॉट जी वाला आंसर करना, यानी ए तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी के बारे में बोल रहा है प्रोसीड्स ऑब्टेन इन proceeds obtained in the process of reading land for the intended purpose such as from the sale of cleared timber should be recognized immediately as income। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें हमने आंसर किया था नॉट अप्रोप्रिएट में। हमने इसमें प्रॉपर आपको पिछले बार भी आंसर करवा के बताया था कि इसको क्या करेंगे, इसको एज अ रेवेन्यू नहीं ये करेंगे, क्योंकि हम इसको लाए थे सेम पर्पस के लिए। ठीक है, ये जो लैंड हमने लिया था, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए तो बिल्कुल नहीं है, तो ए को निकाल दीजिए ऑप्शन से। हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, हमारा आंसर होगा बी। फिर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है, यहाँ से नॉट अप्रोप्रिएट पूछना है। नहीं मेराज भाई, मेराज भाई इधर एक छोटा सा एक सवाल है। हम्म, लैंड को जैसे जो भी इनका इंटेंट पर्पस के लिए है तो अदर इनकम बराबर है ना मेराज में आंसर? नहीं नहीं, अच्छा शुड बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, शुड बी रिड्यूस, नॉट टू बी कंसीडर एज द इनकम। इसको रिड्यूस करना था आपको। अच्छा जी हाँ, फिर बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है, इसमें से नॉट अप्रोप्रिएट बताना। तो जो नॉट अप्रोप्रिएट है वो सिर्फ हमको ये बताना। बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट to equipment incurred after the acquisition should be added to the asset cost if they increase the future service potential। इसका मतलब उससे क्या निकल के आ रहा है, उससे वो एसेट की लाइफ बढ़ जा रही है। यहाँ पे लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम तो करेक्ट, इधर ये मेरे लिए करेक्ट, आईएफआरएस ये करेक्ट है। IAS 16 है, IFRS नहीं है, IAS 16 है। जी फिर बोल रहा है ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बिल्डिंग फ्रॉम द एक्सकेवेशन टू कंप्लीट शुड बी कंसीडर एज द पार्ट ऑफ एसेट कॉस्ट। बिल्कुल करेक्ट है। तो जो नहीं करेक्ट है वो है बी। ठीक है, तो इसीलिए बोले हैं कि एक बार हम लोग फिर से, जैसे हमने आपको पहले करवाया था, हम एक बार क्यों बोला था कल कि एक बार जरूर देख के आइएगा, करके आइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया? बी आया, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे आइए, सवाल बोल रहा है आपसे कि द सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास सेलेक्टेड डेटा है, कब का हमारे पास सेलेक्टेड डेटा है?
ये है आपको डेटा 31 दिसंबर 2020 ईयर 1 एंड 31 दिसंबर ईयर 2, तो दो डेटा आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ईयर 1 का डेटा दिया हुआ है 295,000, ईयर 2 का डेटा दिया हुआ है आपको 340,000। ठीक है, साथ में हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड फॉर 65,000, तो कोई एडिशनल इक्विपमेंट हमने एक्वायर किया 65,000 का, फिर हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन है। अब हमको बता अब हमको क्या बताना है, कैरिंग अमाउंट यानी कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 का बताना। ठीक है, ईयर 2 का हमारे पास इसमें से कौन सा कैरिंग अमाउंट होगा, ये मुझे आपको बताना है। 2 मिनट लगेगा, आप लोग फटाफट इसकी वर्किंग करिए, एक बार फिर से फटाफट लिख के कीजिए क्या होगा इसका कैरिंग अमाउंट। क्या होगा बताइए। 32,000 है महाराज भाई। 30। तो सब आदमी को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से एक्सेल करने की कोशिश कीजिए। अब हम इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ये कर ले रहे हैं, एक्सेल पे ले आ रहे हैं। किसी का माइक का इश्यू है तो प्लीज उसको थोड़ा सेट कर दीजिए। 30,000। देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ फिर से करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, याद आ जाए। ठीक है, हमारे पास ईयर 1 में क्या था बताइए, 295,000। ठीक है, ये है। साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, 102,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग है। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास ये एडिशन 65 है। 65 का एडिशन है, 65 का एडिशन है। फिर हम डेप्रिसिएशन कितने का किया है, 30,000। ठीक है ना। तो हमारे पास जो है, अच्छा, क्वेश्चन में आपको एक हिंट्स क्या दिया है कि क्वेश्चन में आपको 340,000 का एसेट जो है बढ़ गया, 340,000। इसके अगेंस्ट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, महाराज भाई एक सवाल है छोटा सा इधर। बोलिए। ईयर 2 में ये एडजस्टमेंट हो रहा है ना महाराज भाई? हाँ, तो ईयर 1 से शुरू करके ईयर 2 में पहुंचेंगे ना मेरे भाई। नहीं, 65,000 का जो एडजस्टमेंट है ईयर 2 में हो रहा है ना महाराज भाई? अरे तो ईयर 1 के क्लोजिंग से प्लस माइनस करने के बाद ना ईयर 2 में पहुंचेंगे जी।
भैया नहीं, आप ईयर वन ईयर, में 65,000 और 30,000 डिप्रिसिएशन चल रहे हैं ना, अरे वो तो पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आया। तो ईयर वन के क्लोजिंग है, वो ईयर वन का क्लोजिंग है, वो ड्यूरिंग द ईयर का एडजस्टमेंट है भाई। जी, ड्यूरिंग द ईयर, तो ईयर टू में 65,000 और 30,000 डिप्रिसिएशन। हम्म। जी, तो ईयर वन में क्यों लिख रहे हैं हम लोग? ईयर वन पे लेजर का जो बैलेंस है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको ईयर टू का बैलेंस निकलेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? नहीं मेरा भाई, कैसे ठीक है, क्लियर फुल नहीं है? इंफॉर्मेशन। कैसे क्लियर ईयर नहीं टू है? में बस भाई साहब वो ईयर देखिए। वन का क्लोजिंग है, ईयर वन की क्लोजिंग है। जी, ईयर, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ईयर टू अच्छा की जी बिगनिंग है भाई। जी जी जी, अभी समझ गए। तब अब जी जी जी, अच्छा, अब अभी समझ गए। आनी कितनी चाहिए था? 340। 340 आनी चाहिए, मतलब क्लोजिंग बैलेंस 340 है। 340 तो एट कॉस्ट है। बट ये तो एसेट्स बड़ा है ना। ठीक है, तो 340 तो वो एसेट का कॉस्ट है ना भाई मेरे, एसेट का जी फुल वैल्यू है, फुल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ एसेट ड्यूरिंग द ईयर बेचे होंगे ना। जी आपको वो देखना है, द कैरिंग अमाउंट नेट ऑफ, कैरिंग अमाउंट जो है हमारा नेट ऑफ कॉस्ट माइनस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है डिस्पोज्ड, तो हमको मिलना कितना चाहिए था? 221 हमको आना चाहिए था, लेकिन सॉरी 228 हमको आना चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन जी। हमारा 30,000 है, 65,000 का एडिशन है, 190,000 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग है हमारे पास 340, 119 माइनस किया तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 221। ठीक है, अब दोनों के बीच का, 7,000 कैरिंग है। अच्छा दोनों के बीच का जो कैरिंग अमाउंट जो है माइनस जो हुआ है, जो सेल हुआ है, वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7,000। 7,000। तो 7,000। अभी अब इसके लिए आपको एक काम करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का हम एक लेजर बना देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्लो है। तो प्लांट एंड मशीनरी का अगर हम लेजर बनाते तो हम क्या लिखते हैं? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, नेट में हम लिखते, 193। फिर हम लिखते टू कैश या बैंक जो भी आपका दिल होता आप लिख लेते, कितने का 60, 63 और डेप्रिसिएशन के लिए बाई, बाय डिप्रिसिएशन 30,000। ठीक है, उसके बाद बाय इकोनॉमिक बैलेंस कैरी बाय, फॉरवर्ड। बाय डिस्पोजेबल, यानी एक नया अकाउंट बनाते हैं डिस्पोजेबल ऑफ एसेट, डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितने का वो हुआ, कितने का क्या हुआ। 7,000। ठीक है, तो अभी मेरे पास 2 लाख कितने का होगा, जबकि हमारे पास कितने का डिफरेंस है अभी। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच हो रहा है। जी इतना दिन पे निकाल के पढ़िएगा ना तो ऐसे ही लगेगा कि कुछ नई बातें हो रही। 2 लाख, अब बताइए कि आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। तो पहले क्यों दिक्कत हो रहा था आपको, क्यों लग रहा था कि ईयर टू में सब प्लस माइनस होना चाहिए, आपके माइंड में क्या चल रहा था वो? हम क्या सोचे मैनेजमेंट, ये जो क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, तो एडजस्टमेंट हो क्या रहा है, यानी कि
65 और 30,000 डिप्रिशिएट हो गए। यानी आपको लग रहा था सब डिप्रिशिएट होने के बाद का वो नंबर है जी। वाह। अब प्रमोद भाई आपको क्या लग रहा था, आपको क्यों नहीं मिल रहा था? Your voice is very low. I cannot. हेलो हेलो जी जी भाई बोलिए। मैं चेक किया एसेट के बारे में, चेक किया डिप्रिसिएशन के बारे में, चेक नहीं किया। 295 था एसेट, इससे उसमें 65 ऐड हो गया, तो भी आपको कुछ न, तो भी 340। हाँ तो भी आप ऐसा जाता 294 माइनस 340 45,000 है, जबकि आप एसेट बाई किया 65 का, यानी 20,000 का एसेट आप सामान बेच दिया था इसमें। करेक्ट लेकिन वो सिर्फ कॉस्ट है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस अब मैं आपके आगे आंसर द वे यू वांट, ठीक है। आपके हिसाब से क्या था, यू सेड कि ये प्लस दिस माइनस दिस, तो आप बोल रहे हैं तो 20,000 का डिस्पोज हो गया कॉस्ट में, बट साथ में आपको फिर मैथ्स ये वाला लगाना था, प्लस माइनस, सॉरी एक को वो करना पड़ेगा, तो आपको ये वाली मैथमेटिक्स लगानी चाहिए थी। तो either of the way you have to do this. So which one is the easiest way? This is the system. No, we solve this question through the two way. First, on the cost and accumulated हमने सेपरेट करके किया। पहला मेथड में हमने नेट ऑफ करके किया, नेट में करके किया, क्योंकि आंसर का रिक्वायरमेंट क्या था, हमको नेट पे बताना है। तो आई बिलीव के फर्स्ट जो हमने मेथड यूज किया वो इजी था। दैट इज माय परसेप्शन, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप जो सोचा था, यू सोचा आप सही है, लेकिन आप अकुमुलेटेड के बारे में सोचना छोड़ दिया, ठीक है। दिस वाज योर क्वेश्चन 2। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 3, थोड़ा फास्ट हमको तो लग रहा है वी आर डूइंग इन द फर्स्ट टाइम मे बी द बोर्ड। थोड़ा बड़ा करिए ना मैंने इसको। भाई बड़ा करेंगे तो फिर एक्सेल में हम चाह रहे हैं कि साथ में एक्सेल पे कर लो। अच्छा ठीक है। थोड़ा थोड़ा और बड़ा मैं कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई। As much as 90,000 to purchase a tract of land to the main factory. The president negotiated a price. It won't fit in one, थोड़ा सा छोटा, इसमें हो जाएगा ये, आई थिंक रीडेबल। The president negotiated a price of 75,800 for the land, and the legal fees closing amount to be 820. A contractor cleared, built, and graded the land for 6,800, and the day foundation new building 4,300. The building was erected at a cost of 181. The building has an estimated useful life of 20 years with a non-resident value. बोल रहा है कि the board of director, I just make this, तो इस जब से इसने अपडेट ऐसा डाला है मिटता नहीं है, ये खत्म नहीं। चलो तो हम आ रहे हैं इसके ऊपर, देखिए तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि the board of director of the corporation, the board of director
The board of directors of the corporation authorize the president of the corporation to pay, ठीक है, to pay as much as 95,000 to purchase the to purchase a tract of land, ठीक है, adjacent to the main factory. कोई लैंड खरीदना है जिसके लिए 90,000 का उसके पास अप्रूवल है. Authorization is just an approval. You will make the payment. ठीक है. The person negotiated the price of 75,800. तो अभी आपका जो प्राइस है वो क्या आया? 75,800 आपका प्राइस आ गया. ठीक है. फॉर दी फॉर दी लैंड एंड लीगल फी फॉर द क्लोजिंग इज कितना? 820 रुपया. तो दैट इज योर लीगल फीस. ठीक है. उसके बाद बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट क्लियर्ड द फील्ड एंड ग्रेडेड द लैंड फॉर 6,800 एंड डग द फाउंडेशन फॉर द न्यू बिल्डिंग. ठीक है. तो उसको ग्रेडिंग का जो कॉस्ट लगा वो क्या लगा? ग्रेडिंग का कॉस्ट लगा 6,800. उसके बाद बोल रहा है ग्रेडेड को इतना एंड द फाउंडेशन जो बनाया वो कितने का बनाया? 4,300 का उसने फाउंडेशन बनाया. ठीक है. हाँ, एक मिनट यहाँ पे हम रुक जाएंगे. हम सवाल को फिर जाके पूछेंगे कि हमको सिर्फ लैंड का कॉस्ट पूछा है. तो लैंड के कॉस्ट में हम सिंपल सी बात है कि मेरा लैंड का कॉस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया. जब अगर हमसे बिल्डिंग का कॉस्ट पूछता तो बिल्डिंग का कॉस्ट स्टार्ट हो जाता कहाँ से? 4,300 से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फाउंडेशन हम बना लेते हैं. उसके बाद जो हम एसोसिएटेड बिल्डिंग बनाते, फैब्रिकेटेड बिल्डिंग कितने का बनाते? 181,000 का बनाते. द बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 20 साल. 20 साल का हमारे पास लाइफ होता. और ओनर जो है उसने क्या बोला? द एस्टिमेटेड विथ नो रेसिडुअल वैल्यू. फिर बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड्स the contractor's bills indicate that the cost of parking lot and the drive away is 7060. ठीक है. तो दो ऑप्शन था. बिल्डिंग के साथ उसका पार्किंग का कॉस्टिंग कर लेता या फिर उसको सेपरेट कॉस्ट कर लेता. लेकिन एज्यूम कर ले रहा है कि बिल्डिंग और पार्किंग का कॉस्ट वो लोग अलग ही रख रहा होगा. ठीक है. तो अगर हमसे बिल्डिंग का कॉस्ट खाली पूछता तो हम 185 बता देते. फिर पार्किंग का, क्योंकि पार्किंग को वो अलग, अगर पार्किंग एंड ड्राइववे का अगर हमसे पूछता क्वेश्चन, पार्किंग एंड ड्राइववे, तो फिर हम इसको क्या करते? मेरे पास दोनों ऑप्शन है. वी कैन ऐड दिस एंड वो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. क्वेश्चन हमसे जो पूछता उसके हिसाब से हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं. पर अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेपरेट सेपरेट एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है. ठीक है. तो हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमारा आंसर यहाँ मैच हो गया. 83,000 हमारा आंसर. छोटा सा सवाल है, 706 में क्या लिखे हुए हैं? कहाँ पे? अरे ये है ना 7060 पार्किंग का. अगर क्वेश्चन में नहीं, देखिए लैंड के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो बोलता कि सेपरेट मेंटेन करना है या फिर हम बिल्डिंग के साथ उसको ऐड कर लेते हैं, डिपेंड्स. क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट होता है हम उसके साथ कर लेते, इसीलिए मैंने उसको अलग अलग रखा है. बट हमारा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ 83,420 पे आके क्लोज हो गया. ठीक है. तो अभी हम ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. बोल रहा है द कॉर्पोरेशन परचेज द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट फॉर 1,00,000 रुपया. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 3 था. ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द कॉर्पोरेशन परचेज द मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट ऑफ 1,00,000 रुपए का. तो नाउ वी कैन से दैट ओके इक्विपमेंट हमारा कितने का है? 1,00,000 का है. ठीक है. 15,000 सैलवेज वैल्यू है. तो 85,000. अब उसके बाद बोल रहा है विद द यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स एंड द सैलवेज वैल्यू ऑफ 15,000. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ा नहीं. क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई हमको डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज करना है. ठीक है. तो ये 15,000 रुपये मेरे को कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ठीक है. अब हम सीधे बोलेंगे लाइफ 10 साल है तो हम 10 लिख के इसको क्या करेंगे? इसको या तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, हमारा डीडीएम का रेट पता चल जाएगा. डबल डिक्लाइनिंग मेथड को हम बोलते थे. डबल डिक्लाइनिंग मेथड्स के लिए जो हमको रेट आइडेंटिफाई करना था वो पता करना क्या था, जो हमारा 10% है ना तो 10 साल हो जाएगा. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 2 20% से हो जाएगा. आगे हमसे उसने क्या पूछा था कि
कौन से साल का पूछ रहा है? द सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन कौन से साल का पूछ रहा है? सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में हम सिंपल सी बात है कि पहले साल में हम कितना डेप्रिसिएशन दे देंगे इनटू इनटू दिस परसेंटेज, ठीक है, और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 लाख माइनस दिस 20,000, तो हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट रहेगा वो कितना 80,000 रहेगा। सेकेंड ईयर के लिए हम जब डिप्रिसिएशन करेंगे फिर अगेन सेम इसी 20% से दे देंगे, तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन विल बी 16,000। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 16,000। तो इसमें आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए था क्या? साल्वेज वैल्यू, जो कि आपको नहीं लेना था, ठीक है, इग्नोर करना था। लेकिन एक पॉइंट था इसमें, अगर हम इसी एसेट को कितने साल तक मैक्सिमम हम डिप्रिशिएट कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको चेक करना था क्या हमको डिप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए साल्वेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है। हम लोग के पास वैसा सम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार कोशिश कीजिए पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? बोल रहा है कि व्हेन अ फिक्स्ड प्लांट एसेट विद अ 5 इयर्स एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, इज सोल्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। पहला बात ध्यान सुनिए, 5 इयर्स का क्या है? व्हेन अ फिक्स्ड एसेट विद अ 5 ईयर एस्टिमेटेड लाइफ। तो मान लो, एज्यूम कर लो कि कोई एसेट है जो 1 लाख का है, ठीक है। आपका नंबर्स पे कंट्रोल रहेगा, आप आराम से समझ लीजिएगा। जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितने की है? 5 इयर्स की है। तो लाइफ हमने रखी है कितने की? 5 इयर्स की एस्टिमेटेड लाइफ रखी है, एंड सोल्ड हो गया ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो हमारा सोल्ड हो गया सेकेंड ईयर में, उसके बाद सोल्ड हो गया सेकेंड ईयर। हाउ वुड बी द एक्सेलरेटेड मेथड, हाउ वुड the use of accelerated method instead of straight line method affect the gain or loss? दो चीज पूछ रहा है, गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा बात बोल रहे हैं कि हम पहले इसको ये कर लेंगे कि हम इसका पहले एसएलएम में हम इसकी वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। और हमने सोल्ड 4 लिख लिया, हम एक नंबर ले रहे हैं ताकि आपको आसान रहेगा। सोल्ड किया मैंने मान लो 75,000 या 85,000, 2 साल में किया ना, तो एक बार हम 85,000, ठीक है। अब आइए, अंडर एसएलएम में हमको कैलकुलेट करके बताना है आपको कि कितना हमको गेन या लॉस हुआ अंडर एसएलएम में, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे गेन या लॉस अंडर एसएलएम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 1 लाख माइनस 5 साल का लाइफ है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? कैरिंग अमाउंट पता चल गया। क्या क्या पता चल गया? कैरिंग अमाउंट, ठीक है। एंड और सोल्ड के, तो हम इससे गेन निकाल लें, ठीक है। गेन अभी हमारा क्या निकलेगा? क्योंकि हमारा 60,000 के कैरिंग अमाउंट का सामान हम कितना में बेच रहे बताइए? 85,000। तो अभी हमको गेन हो रहा है कितना? 25,000 का अंडर एसएलएम। अगर यही चीज हम डीडीएम में जाएंगे, डबल डिक्लाइनिंग मेथड में जाएंगे, तो सबसे पहले मेरा कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? डबल डिक्लाइनिंग मेथड बताओ। जी जी जी, कोई भी मेथड हो सकता है। एक्सेलरेटेड में डबल डिक्लाइनिंग भी हो सकता है, सम ऑफ इयर्स डिजिट भी हो सकता है। तो हम एक बार एज्यूम कर 40% डेप्रिसिएशन, 40% डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, यही तो बात है। अच्छा, रेट, ओके ओके, रेट विल बी 40% एग्जैक्टली। तो मुझे कैरिंग, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है आपको कैरिंग अमाउंट। तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? एक पहले साल का, तो मुझे पहले साल का 60,000 आया, पहले साल का, यानी आफ्टर फर्स्ट ईयर द कैरिंग अमाउंट विल बी 3,000, ठीक है। इस सेकेंड ईयर का हमको कैरिंग अमाउंट क्या निकालना पड़ेगा? ये माइनस करने के बाद 60,000 माइनस 25,000, तो हमारे को 36,000 कैरिंग अमाउंट निकला। कितना? 36,000, ठीक है। ये हमारा कैरिंग अमाउंट है।
अब सवाल है कि हमारे लिए गेन क्या हुआ। जब हम गेन निकालेंगे तो गेन क्या निकला, 85,000 माइनस 36,000, तो यहाँ पे 49,000 का प्रॉफिट। कितने साल का कितने का प्रॉफिट है, 49,000 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 25,000 का। अब चूंकि वी हैव अ नंबर्स, नाउ वी कैन से दैट, पहला बोल रहा है दो चीजें है भाई साहब। पहला बोल रहा है कि लॉस और गेन में क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये है गेन क्या होगा, गेन बढ़ जाएगा, गेन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल में गेन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, गेन बढ़ गया। और जब गेन बढ़ जाएगा तो रिवर्स में लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लॉस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, जिस साल में सेल हुआ उस साल में लॉस डिक्रीज, क्योंकि हमारा गेन बढ़ गया। सवाल क्या है मेरा, जो सवाल समझ नहीं आ रहा। सवाल है कि व्हेन अ फिक्स एसेट विद अ लाइफ ऑफ 5 years एस्टिमेटेड लाइफ इज सोल्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। अभी सेकंड ईयर में हम उसे सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। एक आदमी, अब ऐसे समझिए, एक आदमी है जो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, दूसरा आदमी एक्सेलरेटेड मेथड यूज कर रहा है। दोनों आदमी के पीएनएल में क्या इंपैक्ट होगा वो बताना है, ठीक है। तो अगर हाँ, तो बोल रहा है कि हाउ वुड द यूज ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड वुड अफेक्ट द गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो मैंने चेक करके बताया कि अगर हम एक्सेलरेटेड मेथड यूज कर रहे हैं तो हमको जिस साल में सेल कर रहे हैं उस साल में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, यानी गेन विल बी इंक्रीज, लॉस विल बी डिक्रीज। अब समझ गया। हाँ, तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स पे समझाया, वरना ये लैंग्वेज में समझने वाला सवाल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट थोड़ा सा इधर में एक्सेलरेशन का जरूरत है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन 6 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एन एसेट टू बी अ प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्ड एज पर पीपीएबी। न्यूली परचेज्ड, न्यूली परचेज, हाँ क्या, न्यूली परचेज तो एसेट होगा ना मतलब। नॉट रिक्वायर्ड है भाई, इसका मतलब पुराना एसेट भी, पुराना एसेट भी आप पीपीएनई में रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उसका इंटेंशन ऑफ यूज अगर चेंज हो जाता है। मान लो आपको इन्वेंट्री के लिए लाया, लेकिन अब फर्नीचर का आपका बिजनेस है, फर्नीचर आपको चाहिए, नाउ यू कैन चेंज द फर्नीचर इन्वेंट्री टू द फर्नीचर फिक्स एन एसेट। जी, इसीलिए यहाँ पे क्राइटेरिया है कि हमेशा न्यूली परचेज नहीं चाहिए टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीएनई, जी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, इंटेंशन, इंटेंशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, लेट्स फिनिश 7। 7 में क्या बोलता है, बोलिए बोलिए। हैं? 3 साल के लिए ऐसा कुछ करना पड़ा पड़ा तो 1 लाख का जैसा वो वैल्यू है, हाँ तो 10 साल एस्टिमेटेड है, कुछ एरर हुआ बोलते बोल रहा है, तो एरर पर डिस्टिंग एरर मार्किंग मतलब आ जाता है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। हाँ, तो बताइए, करके बताइए ना, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। कैसे पता चलेगा एरर? अरे भाई कलम लीजिए, कॉपी लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, तब पता चलेगा ना भाई।
देखिए क्या बोल रहा है, इक्विपमेंट बॉट बाय 3 years अगो, ठीक है, चार्ज टू द एक्सपेंस, यानी कि जब आप एसेट लेके आए थे तब आपने एसेट नहीं लिखे, जब खरीदते एसेट तो क्या एंट्री होता है, ASETS, एसेट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी आपको दिल है लिख लो भाई, इस पे कोई हम लोग का कोई मसला नहीं है, ठीक है। कितने का खरीद के लाए थे आप, 1 लाख का लाए थे, समझ गए, 30,000। फिर से बोलिए भाई, 30,000 नहीं बोलना है, फिर से बोलिए, 1 लाख। अच्छा, लेकिन आपने मिस्टेकली एसेट अकाउंट नहीं बना के कोई एसेट एक्सपेंस बना दिया, ठीक है, हो सकता है आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में होगा कोई, तो आपने गलती से उसमें कर दिया CSH कैश, आपने क्या कर दिया, 1 लाख। 1 लाख का कर दिया, कोई मुश्किल का बात नहीं है। अब आपको रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट का मतलब जो हिस्टोरिकल एरर है उसको आप करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा, 3 साल ऑलरेडी गया, ठीक है, तो 3 साल से रिलेटेड आपको कुछ एक्सपेंस है जो आपने बुक नहीं किया, अगर आप पहला तो ये मिस किया, आप एसेट नहीं बुक किया, दिस इज योर मिसिंग, देयर इज अनदर मिसिंग ट्रांजेक्शन फॉर यू, क्या बताओ, डेप्रिसिएशन टू PL या डेप्रिसिएशन टू एसेट, सॉरी PL तो नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन टू एसेट, अरे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो लिखना है तो हमको नहीं पता, लेकिन आप ये बोलिए देयर आर 10 ईयर, सबसे पहले ये एसेट है ना, कि अमोर्टाइजेशन कैसे लिखिएगा, ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट भैया, अरे वो एक्यूमुलेटेड छोड़ दिया हम, मतलब वो एसेट का वैल्यू रिड्यूस होगा ना सिंपली, हाँ, तो उस पे आप फोकस कीजिए अभी आप, और जैसे बोलता है ना पनीर पे फोकस करना है, 3 इडियट मूवी में, तो अगर ये एसेट की लाइफ 10 साल है तो हर साल कितना आप डेप्रिसिएशन अलाउ तो डिवाइड बाय 10, अरे हम एक एक साल जा रहे हैं भाई, अब जब सवाल शुरू में समझेंगे तो ये बोलना ये मिसिंग है, ठीक है, ये ईयर 1 का मिसिंग है, सेम ईयर 2 मिसिंग है, और सेम ईयर 3 मिसिंग है, ठीक है। तो ईयर 2 का जो है, ईयर 2 में कितना, वही 10,000 का मिसिंग है, ईयर 3 में भी उसी 10,000 की मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपने नहीं किया, अब आपको 3 एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है और एक एसेट को रिकॉर्ड करना है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री हमको अगर कोई सजा सकते हैं तो बताएं। एसेट डेबिट 1 लाख है ना, 17,000, एसेट डेबिट 70,000, टू डेप्रिसिएशन, क्या, टू डेप्रिसिएशन, अरे नजीब भाई रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हड़बड़ाइए मत, सोच के, क्या, प्रमोद भाई आप बोलिए, मैंने पीएनएल में वो एक्सपेंस किया था ना, रिवर्स करना पड़ेगा। अभी आप 3 साल बाद यू कैन नॉट गो एंड करेक्ट योर PNL भाई साहब, एरर एंट्री करना है, एरर को करेक्ट करना है, एग्जाम हो गया मेरा, भाई रिटेन अर्निंग उस दिन भी सिखाया था, वही वही पीएनएल में लेके आ गया, ओके सर। तो अब आपको क्या वर्ड लिखना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट में एसेट का फुल वैल्यू नहीं लेते हैं, आप कैसे ले सकते हैं, या फिर अगर फुल वैल्यू पे लेना है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा, सही है, मतलब, बट मैं बता रहा हूँ नियर जो एग्जैक्ट इम्पैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ ना भाई, बराबर बराबर। भाई अब आप प्रमोद भाई डाउट कर लिया तो मैं करवाएगा 30,000, हाँ वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये इसमें कोई डाउट है तो बताएं,
नहीं नहीं है। लेकिन आप लोग सब आदमी एकदम हड़बड़ा के गलती कर रहे हैं भाई। देखिए, खाली अगर टिक लगवाना है, मैं बता दे रहा हूँ 70,000 आंसर है। दूसरे का नहीं आंसर मेरा तो टिक टिक लगाना नहीं है, मेरा तो सीखना है मेरे को। अभी भी क्या इतना सारा है एक क्वेश्चन में। नहीं, पर इतना तो आना नहीं चाहिए ना, एग्जाम के लिए तो सिर्फ टिक पता होना चाहिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। हम आंसर पहले बता दे रहे हैं, छोड़िए, अब आप लोग कैसे कीजिएगा वो बोलिए। आंसर है इसका सी। अच्छा, the company uses sum of 3 years. अच्छा, method of depreciation. The company purchase machine 50,000, life 5 years, depreciation. अच्छा, first year depreciation. अच्छा, मेरा भी ये मेथड में जो है सो वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, मुझे बिल्कुल अभी नहीं पता है। ये आप जब गलत कीजिएगा तो मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। और भाई पार्टिसिपेट कीजिए। बिलाल भाई, क्या हो गया आपको एकदम? आजकल मेहनत ये करना छोड़ दिए, मेहनत करना छोड़ दिए। ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चन है भाई, कोई नया क्वेश्चन। तब आप लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, बताइए क्या होएगा? नहीं बनना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। नहीं नहीं 16,666. हम्म, क्या बोल रहे हैं? 16,000 तो सही है। नहीं, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज नो रॉन्ग विद आंसर, आंसर सही है। 16,000। 50,000 times 50% मेरा भाई, sum of the years 15 है मान लो। तो sum of the years 15, तो पहला साल तो बोला तो उस हिसाब से 16,667 बराबर है ना मेरा भाई। क्या चीज का भाई? सम ऑफ द ईयर डिजीज पूछ रहा है, तो फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन पूछ रहा है यहाँ पे। पर एज पर द यूजफुल लाइफ 20% का डिप्रिसिएशन रेट, ओके। इफ यू काउंट ऑल द इयर्स इट इज 15 इयर्स, ओके। सम ऑफ द डिजिट्स, सो फॉर फर्स्ट ईयर इट इज 16,667। अच्छा, तो सही है ना, करेक्ट हो गया ना? बराबर है ना? हाँ सही है, सब आदमी का हो गया ना? ये एक कोई- एक बार आप भी कर दीजिए। चलो मैं कर दूँ, ये वैसे एक्सेल में है तो आई कैन डू इट लिटिल फास्ट। ईयर डाल दिया, 1 2 3 4 एंड 5 है ना? 5 साल की एस्टिमेटेड लाइफ हो गया, बात खत्म। अब बोल रहा है कि वो एसेट की वो कितनी है, टोटल कितनी है? 5 इयर्स है फॉर कॉस्ट कितना है? 50,000 है ना? 50,000। हाँ, तो 50,000 डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय ईयर 1, ठीक है?
अब इसमें ये वाला तो फिक्स हो जाएगा। कौन से साल का हमसे पूछा था? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पूछा ना, तो फर्स्ट ईयर में ईयर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, नॉट बाई 1। एग्जैक्टली 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 16,000 सही है। ठीक है, तो यानी कि और हाँ, और आसान करने के लिए कॉलम बना लीजिए, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब तो फिर क्या है ना कि फिर अपना वो एकदम सीधा सीधा चला जाएगा। करेक्ट, ठीक है, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बन गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा समझ समझ के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 थोड़ा सा बड़ा है। गैप का रूल बताना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने नंबर्स दिए हुए हैं वो आपके लिए इररेलेवेंट। क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है कि गैप का सिर्फ वो बताना है, रूल बताना है, तो उसको खाली ऐसे एक रीडिंग मार के आप फटाफट नीचे गिर सकते हैं। तो बोल रहा है an entity has owned its present facilities in 1981. The CEO has authorized the various expenditure to repair and improve the building during the recent year। ठीक है, हो गया, जो ध्यान है, the building has beginning to sag and repair without repair, the building would only be last 8 years। अगर ऐसे ही रह जाए तो 8 साल चलेगा। To correct the problem, the foundation had reinforced the several column was added to the basement area at a cost of 47,200। As a result, the engineer estimated that the building would have the remaining life of 20 years। To install the new computer, the total area network and be ready for the next generation of computer, the full line and the external computer system is updated at a cost of 81,000। The entity engineer estimated that these improvements should last 25 years। ठीक है, and the office and the officer the officers in the open work space were rearranged to reduce the exposure to electric emission at a material cost of 31,000। The purchase installation of computer and software and for land cost 102,700। The land hardware and software will have to be replaced in 6 years। ठीक है, हो गया, सबका अपना अपना लाइफ दे दिया, कॉस्टिंग दे दिया, बट फर्दर rearrangement for the office and work space will not be necessary। But further rearrangement not be necessary after the above improvement were completed। The entire building was painted inside and outside at the cost of 9,450। अब बोल रहा था कौन कौन सा एक्सपेंस जो इसमें सही है या गलत है ये बताना, ठीक है, या जो हमने रिकमेंडेशन दिया पूरा रिकमेंडेशन से बताना है कि हम मतलब क्या करना चाहिए। तो पहला बोला ट्रीट ऑल एक्सपेंडिचर, यानी इसमें हमने बेसिकली 3 खर्चे या 4 खर्चे किए, अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन को रीड करने में। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप थोड़ा सा स्प्लिट करिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लीजिए। बोला है कि हमारा रिपेयर इम्प्रूवमेंट हो गया, तो देखिए, ठीक है, द बिल्डिंग विल ओनली लास्ट टू 8 years। द इम्प्रूव टू करेक्ट एंड प्रॉब्लम द फाउंडेशन रीइंफोर्स कॉलम लगाया गया, कितना 47,200 का। तो कॉलम लगाने से क्या हो गया, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ गया है ना। ठीक है, हम लोग इंजीनियर नहीं है लेकिन फाइनेंस वाले हैं, समझ सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या हुआ 47। तो ये इससे कॉलम लगाने से क्या हो गया, उसका लाइफ बढ़ गया, हो गया। लाइफ
लाइफ इंक्रीज, हाँ लाइफ इंक्रीज है, CRES, लाइफ इंक्रीज है, तो ये कैपेक्स तो है, ठीक है ना। द एस्टिमेटेड दैट द बिल्डिंग विल हैव अनदर, यानी 8 साल का बिल्डिंग का अब लाइफ कितना हो गया, 20 साल, यानी 12 साल से लाइफ बढ़ चुका है ना। ऑनलाइन पे अपडेट हुआ। हाँ तो ये हो गया। फिर बोल रहा है द इंस्टॉलेशन ऑफ लैन एरिया है, न्यू कंप्यूटर लैन एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, यानी सिस्टम चेंज होने वाला है, उसके लिए उनको नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन हमारे लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। द फोन लाइन एंड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाज अपडेटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 81,300, ठीक है, तो हमारे लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब बना तो वो एक नया फुल सेटअप हो गया, तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाएगा, कैपेक्स बन जाएगा। कैपेक्स बन जाएगा, तो ये हमारे लिए कैपेक्स बन जाएगा। इंजीनियर ने बोला इसका 25 साल लाइफ है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। द ऑफिस एंड ओपन वर्क स्पेस आर अरेंज टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक इमिशन एट अ मटेरियल कॉस्ट ऑफ 31,000, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का काम हुआ, ताकि आप जो है जो कॉस्ट रिडक्शन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, ठीक है, तो उसमें आप एक तरह से बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं, ये ऑफिस एक्सपेंस को आप, ऑफिस स्पेस को आप क्या करा रहे हो, करेक्ट करा रहे हो, ठीक है, एक तरह से ये भी क्या हो गया आपका कैपेक्स है, ये इसका नेचर भी क्या है, कैपेक्स है। अब बोल रहा है द लैंड हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर विल हैव टू बी रिप्लेस्ड, वो ठीक है कोई बात नहीं, 6 साल की लाइफ। द परचेज एंड यूटिलाइज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मिस हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ हाँ कंप्यूटर। हाँ वो लिख रहा है 1,02,700 का वैल्यू ना, लिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, लैंड एंड कंप्यूटर है, कंप्यूटर, तो ये भी आपके लिए क्या है, एसेट्स, तो बन गया, हो गया। अब बोला इसका 6 साल का लाइफ है, बट फॉर द रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑफिस, बट फर्दर रीअरेंजमेंट ऑफ द ऑफिस एंड वर्क प्लेस विल नॉट बी नेसेसरी, हो गया बात खत्म। आफ्टर द above improvement, अब ये जो बोल रहा है कि ये जो लैंड ला दिए ना, ये जो ला दिए ना, तो ये जो ऑफिस का जो खर्चा हुआ है ना, ये नेसेसरी नहीं था, यानी दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, बात समझिए, ये लाइन लिखने का मतलब है कि ये दिस खर्चा कुड हैव बीन अवॉइडेड बिकॉज हमने लैंड और बाकी कनेक्शन ला लिया था, ठीक है, लैंड एंड कंप्यूटर, नॉट लैंड, तो लैंड एंड कंप्यूटर, क्योंकि हर आदमी को जहां पर जो चीज चाहिए था वहां उनको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, बट स्टिल उसका नेचर अवॉइड किया जा सकता है, बट अब वो अवॉइड नहीं है, खर्चा हो गया, ठीक है। अब वो हम कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो है कौन से टाइप का या किस नेचर का कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पेंट भी करा है आ रहे आफ्टर द एबव कंप्लीटेड द एंटायर बिल्डिंग वेयर पेंटेड, अब ये जो पेंट हुआ ना, ये उसका रूटीन एक्सपेंस, पेंट से बिल्डिंग का लाइफ बढ़ता है, थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली बढ़ता है, यानी वो पानी से बचाता है, वेदर के इम्पैक्ट से बचाता है, बट उससे उसके इफिशियंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये ओपेक्स में कंसीडर होएगा। अब हमको बताना है ये पूरे के पूरे को फर्क है, बोल रहा है ट्रीट ऑल एक्सपेंसेस, हाँ वो सही है, बोल रहा है ट्रीट ऑल एक्सपेंसेस except cost of rearrangement which should be amortized over the period not exceeded 20 years, ये ध्यान है, सब कोई भी, ठीक है, करंट ईयर, हाँ करंट ईयर एक्सपेंसेस बोल रहा है, तो ऐसे ही गलत हो गया, बोला कैपिटलाइज एड बिकॉज दे आर द एडिशन इंप्रूवमेंट, नहीं, एक लाइन हम लोग का ओपेक्स है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद बोला कैपिटलाइज ऑल एक्सपेंसेस विद द एक्सेप्शन टू अपग्रेड द फोन्स एंड अदर, ये भी गलत हो गया। जो सही क्या है, कैपिटलाइज ऑल एक्सेप्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ द पेंटिंग बिकॉज रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस, तो ये क्या है, इससे उसकी, हाँ मतलब दिस इज द करेक्ट, तो इससे उसके इम्प्रूवमेंट, तो ये हमने टेबल बना लिया, तो उससे हमारा आसान हो गया सवाल करना। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज, थोड़ा फास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां पढ़िए, तो क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ एसेट क्वालिफाई फॉर द इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन,
बोला द टाइप ऑफ एसेट जो हम ये कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पे अभी हम आ जाएंगे, ठीक है। बोला टाइप ऑफ द एसेट दैट क्वालिफाई फॉर द इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन। पहला था कौन सा एसेट जो है कैपिटलाइज, जो पुट टू यूज तक का जो एसेट है, रेडी और पुट टू यूज तब तक का जो इंटरेस्ट है उतना ही कैपिटलाइज करेंगे। एक बार एसेट हमने यूज में डाल दिया, अब उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम उसे एक्सपेंस करेंगे। एसेट दैट आर बीइंग यूज्ड इन अर्निंग एक्टिविटीज रिपोर्टिंग एक्टिविटीज नहीं हो तो ऑलरेडी एसेट ऑपरेशन में है। एसेट्स आर रेडी फॉर द इंटेंडेड यूज इन दी एक्टिविटीज फॉर द रिपोर्टिंग, ऑलरेडी इंटेंडेड टू बी यूज है, उसको भी नहीं ले लेंगे। द एसेट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रिपोर्टिंग इज ओन यूज। अभी आर द एसेट दैट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द रिपोर्टिंग एंटिटी ओन यूज, ठीक है। तो ये वाला अभी द एसेट्स अभी कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, ठीक है। अभी तक इसका पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या पुट टू यूज नहीं हुआ, पुट टू यूज होना चाहिए, ठीक है। द इन्वेंट्री को तो लेना ही नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है वो हम नॉर्मली ले लेते हैं, या ठीक है। इन्वेंट्री लाने तक का कॉस्ट जो है वो ऐड होता है। इन्वेंट्री एक बार अपने यहाँ आ गया तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट हम कहाँ डाल देते हैं, नॉर्मल पीएनएल में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए जल्दी से। कौन सा आंसर सही है? सी है। सी सही है, सी सही सी सही है। इसका बताइए ना, 11 का बताइए, 11 का। जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कंफ्यूजन है। एक बार कोशिश करें सोचने के लिए, क्या दिमाग को ला रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है एन एंटिटी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं। एन एंटिटी इंस्टॉल एन असेंबली लाइन, ठीक है, ये एसेट है फॉर ईयर 1, ठीक है। ईयर 1 में 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद 1 लाख वाज इन्वेस्टेड टू ऑटोमेट द लाइन। तो ये इम्प्रूवमेंट है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो ये भी एक तरह से कैपिटलाइज होता है, ये भी कैपेक्स है, ठीक है। बोला द ऑटोमेशन इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, यानी ये इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है, ठीक है। बट ये बोला कि उससे उसकी मार्केट वैल्यू इंप्रूव हो गई, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। सबसे पहले उसने क्या बोला, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। इसका मतलब उसकी बेसिकली उसकी कैपेसिटी अच्छी हो गई है ना। तो ये कैपेक्स है। अब उसके लिए वही करना पड़ेगा, डेबिट कॉस्ट ऑफ द एसेट, हो गया, बात खत्म। क्रेडिट, क्रेडिट जो भी करना है कर लो, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 फटक से, थोड़ा 15 तक हम अभी कराएंगे, लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाह रहे हैं। कल एक बार ये जो हमने कल एक क्वेश्चन का पूरा सेट जो 20 पेज का अपलोड किया है, उसको एक बार जरूर खाली रीडिंग कर लीजिएगा कल, ठीक है। कल 12 बजे सुबह में क्लास है, तो अगर हाँ 12 बजे एकदम हमको एकदम रिमाइंडर मार दीजिएगा, हम बैठेंगे आप लोग के साथ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 बता दिए। थीम पार्क परचेज अ न्यू एक्साइटिंग राइड। जी जी भाई बोलिए बोलिए। और लीजिंग के बाकी क्वेश्चंस कब करेंगे में? लीजिंग के सारे क्वेश्चन मैं कर दिया भाई, मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी करके डाल दूंगा, तो आपको कोई रहने का मसला नहीं रहेगा। अभी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ सारे क्लास, ठीक है। इंटरेक्शन खाली नहीं हो पाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अभी तो क्लास, अभी तो लीज का भाई सारे सवाल कर दिए, 4-5 सवाल है वो आप करिएगा भाई।
हम ही क्यों करें सारे सवाल? कल ही होगा या संडे को होगा? कल अगर कल आप लोग रीड करके रखिएगा तो संडे को करा देंगे, लेकिन हम कराना है क्योंकि ये आप लोग का 20 पेज का एक क्वेश्चन पेपर दिया, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं रीड कर। संडे का ये तो हम करें मेरे संडे करें तो प्रैक्टिस करें सो वो करें बस। अच्छा, ये तो कल हम रात में जाते जाते हम बोला था ना कि भाई रीड करके आ जाइएगा, 20 पेज है, 15 पेज है। मोबाइल में हो जाता है क्योंकि इसको आपके क्लासबुक आपके क्लासरूम में था, तो आपके पास तो मोबाइल में भी मिल जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 12 में बहुत वर्किंग था, हमने किया था आपके साथ, बहुत वर्किंग था। उसमें इंटरेस्ट नहीं देगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंटरेस्ट दे देगा फर्स्ट ट्राई। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि हमने क्या किया है, एक नया राइड लगाया है अपने पार्क में, थीम पार्क है हमारा, ठीक है। उसके बाद है मैन्युफैक्चर थ्रू द फॉलोइंग फैक्ट्स, जो हमारे लिए दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है, डिलीवरी दिया हुआ है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन भी दिया हुआ है, ऐड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन भी दिया हुआ है, ये भी हम एक बार ऐड कर देंगे। लेकिन इंस्टॉलेशन फॉर द फर्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर है, ये इंस्टॉलेशन के बाद है ऐसा, इंस्टॉलेशन के बाद है। मैंने क्या बोला था, जब एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाए या ऑलरेडी रेडी टू यूज हो जाए तब आप उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, उसका इंटरेस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस करेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम अपना वो कर लेंगे, 8 लाख रुपए का कोस्टिंग है, ठीक है। 50, 70, उसके बाद है 50 7 से कितना होता है, 7 5 12, 1,60,000, ठीक है ना, 160,000। तो कितने साल की हमारी इसकी है? 5 years। there is no there is no there is no salvage value। there is no salvage value, तो 190,000 हमारा क्या बन जाएगा जी? 190। हाँ भाई 192 हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो 192 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा पढ़ दीजिए तो बता दो। पढ़ी रहा है थोड़ा आवाज से पढ़। पढ़ दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉलोइंग और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन अप्रोप्रिएट, यहाँ भी क्वेश्चन में आंसर किया नॉट एन अप्रोप्रिएट बेसिक फॉर मेजरिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा नॉट अप्रोप्रिएट है, ये क्वेश्चन आप अभी 1 मिनट पहले करके आए हैं, तो सेम क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ना है, सेम क्वेश्चन किया आपने। फर्स्ट वाला तो नहीं होता। देखिए ये वाला तो बिल्कुल सही लाइन है, तो इसमें कोई बुद्धि का लगाने का जरूरत नहीं है। बोला इंक्लूड द परचेज विदाउट द डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो फिर आप नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। डिस्काउंट दो तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सबको मिलता है इररिस्पेक्टिव, तो उसको हम क्या करते हैं, इमीडिएटली माइनस करके ही कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड विदाउट यूज कर लिया, विदाउट का मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको माइनस करने के बाद वैल्यू लेना चाहिए था। यानी कि मैं जब गया लुलु में ऑलरेडी 40% का डिस्काउंट लगा हुआ है, इसका मतलब मैंने दिए ही 60 रुपए है, आई कैन नॉट रिकॉर्ड एज 100 रुपीज, आई हैव टू रिकॉर्ड एज 60 रुपया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम में आ जाता है, बस ऊपर से निकल जाएगा, गलती हो जाएगा। बस 14 नंबर बता दिए, 14 नंबर में क्या बोलता है, बोल रहा है जनवरी ईयर 1 एन एंटिटी परचेज दी अबेंडेंट क्वेरी। क्वेरी पता है ना क्या होता है?
केजीएफ मूवी में जो था माइनिंग वाला। बताइए कहाँ है, कहाँ कहाँ हम लोग पहुंचे, बताइए फटाफट बता दीजिए। ये एकदम बच्चा वाला सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। मुद्दल। कितना है? 500 plus 350. देखिए आसान बहुत है ये, इसमें कोई बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, बोल रहा है द इंटर इनटू द क्वेरी ऑफ, ये कितने का है? ये 1.2 मिलियन का है। ठीक है, तो 12 लाख का हो गया 1.2 मिलियन। ठीक है, अब बोल रहा है to be used as a landfill service in the trash collected contract and ready in the next 20 years. The company, the entity depletes the quarry, यानी अब डिप्लीशन हो रहा है, जितना क्वेरी की क्वांटिटी जो थी होने वाली थी ना, हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, उससे कोयला निकल जा रहा है, ये जो भी अवरक है या जो भी है, माइनिंग हो रही है, सामान निकल रहा है। बोल रहा है कि यूज दी प्रोडक्शन मेथड, हमको ऑलरेडी इसने गाइड भी कर दिया कौन सा मेथड यूज करना है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज करना है। ठीक है, साथ में बोल रहा है कि 5 लाख है मेथड्स ऑन द सुपरवाइजर्स मेजरमेंट वॉल्यूम ऑफ द क्वेरी जो है वो कितने की है? 5 लाख क्यूबिक यार्ड है। ठीक है, कितने का है? 5 लाख क्यूबिक यार्ड है। तो 5 लाख की 5 लाख के बराबर का हम इसमें से क्वांटिटी क्या कर सकते हैं? क्वेरी कर सकते हैं, यानी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमको मेजरमेंट कौन दे दिया? इंजीनियर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि एंड 300 जो है हमने क्या किया, दे अमाउंट 5 लाख क्यूबिक यार्ड व्हेन परचेज, जब खरीदा था तब 5 लाख था, एंड 3 लाख बचा हुआ है कब? एट द एंड ऑफ ईयर 5। ईयर 5 में अभी कितना बचा हुआ है हमारे पास? 350 अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो हमने टेक्निकली कितना क्यूबिक यार्ड हमने कितना कंज्यूम कर लिया होगा? 850। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमको नेट अमाउंट शुड बी शोन एज द, यानी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट, हमारा क्या बुक्स में वैल्यू कितना होना चाहिए? तो बहुत आसान है, ये हमारे पास अभी लेफ्ट ओवर है, क्या है, यानी इतना अभी क्वेरी बाकी है, तो ये मेरे पास बैलेंस है। ठीक है, अब और ये ओरिजिनल था, यानी दोनों के बीच में हमारा क्वेरी कितना कंज्यूम किया है? 150 की क्वेरी हो चुकी है अभी तक, तो 150 का क्वेरी का हमको जितना वैल्यू उतना माइनस करना चाहिए, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी 3,60,000 रुपए के बराबर का वैल्यू डिप्लीट हो गया। क्या हो गया? डिप्लीट हो गया, यानी कि हम जो अब हमारे लिए जो अभी क्वेरी की कैरिंग वैल्यू है वो कितने की है? 840,000। हमारे लिए जो क्वेरी की कैरिंग वैल्यू है कितने की है? 840,000 की। ठीक है, देखिए जब हम क्वेरी खरीदे थे, ठीक है, माइनिंग के लिए क्वेरी मिलता है, क्वेरी खरीदा तो क्वेरी के लिए हमने पे कर दिया 1.2 मिलियन। जिस वक्त क्वेरी खरीदा उस वक्त क्वेरी के अंदर में जो भी मटेरियल रहा होगा, हम मान लेते हैं कि कोल रहा होगा। ठीक है, जो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड है, कोल रहा होगा। ठीक है, तो कोल जो है जमीन के अंदर कोई भी चीज जब रखा जाता है, क्यूब में रखा जाता है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट, ठीक है, सीएफटी में होती है। सीएफटी का मतलब क्या हो रहा था? क्यूबिक फीट, यानी 1 फीट नीचे, 1 फीट हाइट, 1 फीट लेंथ, 1 फीट ब्रीथ। तो यहाँ पे यार्ड में है, क्यूबिक यार्ड है। ठीक है, तो जमीन के नीचे तो 1 यार्ड
मतलब ऊंचाई 1 यार्ड, लंबाई 1 यार्ड, चौड़ाई। तो इस तरह से करके 5 लाख यार्ड पोल उसमें है। जिस वक्त हमने बाई किया था क्वेरी, उसमें 5 लाख यार्ड के बराबर का पोल है, इंजीनियर ने हमें बताया। इसका मतलब इस क्वेरी की टोटल जो क्वांटिटी हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 5 लाख यार्ड पोल के बराबर निकाल सकते हैं। अभी तक हमने पिछले 5 साल में 150 क्यूबिक यार्ड की क्वेरी कंप्लीट कर ली, यानी हम उसे एक्सट्रैक्ट करके बाजार में बेच दिया या निकाल लिया, जो भी है। तो हमको निकालना है कि जितना क्यूबिक यार्ड हमने निकाला है, उसके कारण हमारा जो क्वेरी का एक्चुअल वैल्यू है वो कितना कम हुआ। तो एक्चुअल वैल्यू जो कम होगा, 12 लाख डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.5 लाख, यानी 3,60,000 के वैल्यू का मैंने एक्सट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारी बुक में जो यार्ड जो बुक में जो क्वेरी की वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 8,40,000। अच्छा, जितना एक्सट्रैक्शन करेगा वो वैल्यू निकाल दिया। अच्छा, जी जी जी। ये अमाउंट नहीं था ना, फाइनल अमाउंट नहीं था। नहीं, ये तो कोई भी, ये तो क्वांटिटी जो एक्सट्रैक्शन है, ये वैल्यू है और ये कोल की क्वांटिटी है जी। थोड़ा सा वो आपसे वो ऐसे घुमा घुमा के ना, मतलब आदमी कंफ्यूज कर देता है, आदमी को लगता है यार क्या क्या नंबर दे दिया, पर दिस नंबर्स आर वेरी फैमिलियर। थोड़ा सा बाजार में चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो ट्रक के अंदर जितना भी माल का सप्लाई होता है वो क्यूबिक सीएफटी में होता है, क्यूबिक फीट में होता है। ठीक है, आइए ये 15 नंबर सवाल बता दीजिए, बता फटाफट बताइए। A new machine has an initial cost of 300,000 and estimated life of 2,000 hours of use over 3 periods. An estimated residual value is 70,000. Usage rate are estimated as 500 in first year, 700 in second year, 800 in third year. Depreciation expects in second year under the units of production. Okay. जल्दी जल्दी। तो देखिए हमने क्या किया, एक नई मशीन है जिसकी मशीन का कॉस्ट है 3 लाख रुपया, ठीक है। उसकी जो लाइफ है कितने की है, 2,000 घंटा वो काम कर पाएगा। ठीक है, यूज ओवर 3 ईयर पे, 3 साल की। एस्टिमेटेड लाइफ कितने की है, 17,000 की। ठीक है, तो इसका मतलब है डेप्रिशिएबल वैल्यू कितने का है, 2,10,000, 2,30,000। ठीक है, 2,30,000 का। क्योंकि बोलिए 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 बोलिए। 2,30,000 टाइम्स 700 बाई 2,000 ईच है। अरे ऐसे इतना मत 2,30,000 डिवाइड बाई सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन यूसेज है 700। तो डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 2,000, 2,000 मल्टीप्लाई बाई, करेक्ट है, 80,500 बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने 15 तक किया है। सारे सवाल के आंसर हम आपके साथ पहले से किए हुए थे, तो ये समझिए कि एक रिपीट हो गया आपका। और वो जो कल हम 20 पेज का अप्लाई किए हैं, जो अपलोड किए थे, उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों हमने अपलोड किया है। यानी जो हम लोग डिस्कशन करके जो पहले किए थे, वो सेम टेक्स्ट हमने अपलोड किया है। तो उसको जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको आंसर वर्किंग सब मिलेगा। थोड़ा पेपर निकाल के उसको कीजिए, इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और थोड़ा जहाँ डाउट है वो लिख के रखिए, हम लोग परसों इसको क्लियर कर लेंगे। ये 20 पेज है, इसके अंदर 5 टॉपिक है। पांचों टॉपिक हम लोग का क्या क्या है वो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। 5 टॉपिक में पीपीएमई है, इम्पेयरमेंट है, इंटेंजिबल है, लीज है, अकाउंटिंग, बॉन्ड्स है और साथ में इनकम टैक्स है। हम सारे पांचों टॉपिक्स आपके साथ रिवीजन कराने वाले हैं। 20 पेज मैंने अपलोड कर दिया था कल, एक बार इसको रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। एटलीस्ट ये सेक्शन तो आपका 100% सिक्योर हो जाएगा। इसका आंसर क्या था 100 का? ये था 80,500, 80,500। ये था ना 80,500, ये था ना क्या था? 80,500। 80,500। हाँ, सॉरी कैसे मिला था वो? ये देखिए ना, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा ना, 2,30,000,
3 लाख का मशीन है, 70,000 रेसिडुअल लाइफ। आपका स्क्रीन कैलकुलेशन नहीं आते। कैलकुलेशन नहीं आता है। Oh, sorry. I zoomed the screen. Okay, sorry. For 2,700 years and okay, message of that. Oh, okay, सही। ठीक है भाई, चलेगा। हाँ, सही। ओके, ओके। तो इंशाल्लाह फिर कल का फिर पोस्टपोन करके परसों कर लेते हैं, लेकिन परसों एकदम कैसे भी करके बैठना है। वी डोंट वांट टू रिपीट दिस सेक्शन एटलीस्ट वन मोर टाइम। ये परसों क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। संडे हमारा क्लोज अब तो ऑफिस रहता है, हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं तो फिर इवनिंग में करना पड़ेगा। देयर इज नो वे, देयर इज नो एक्सेप्शन। कुछ तो कुछ वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप लोग हमको सजेस्ट कीजिए, देन आई विल बी योर सजेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पीपीई का वर्किंग है ये। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।